हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के सेकंड टॉपिक दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स को कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस सेशन में हम फोर्थ टाइप का सिंथेटिक फाइबर डिस्कस करेंगे एंड दैट इज एक्रेलिक फाइबर। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे एक्रेलिक फाइबर्स के बारे में। अब देखो, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्लास 8 साइंस के सिलेबस में हमको टोटल 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेयॉन के बारे में, फिर हमने पढ़ा था नायलॉन के बारे में, प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी पॉलीएस्टर फाइबर के बारे में, और आज हम बात करेंगे एक्रेलिक फाइबर्स के बारे में। अगर मैं रेयॉन फाइबर के बारे में बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि रेयॉन फाइबर्स जो होते हैं वो सिल्क फाइबर्स के लुक अलाइक होते हैं, है ना। इसीलिए हम रेयॉन फाइबर्स को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं या इमिटेशन कहते हैं। किसका? सिल्क का। प्रॉब्लम क्या थी? सिल्क फाइबर्स बड़े अच्छे होते हैं, सिल्क फाइबर से बने जो फैब्रिक्स होते हैं, जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं, काफ़ी शाइनी होते हैं, ग्लॉसी होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक क्या होता है कि सिल्क के कपड़े बहुत महंगे हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिल्क वर्म से सिल्क बनाने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम सिल्क वर्म के लार्वा का जो कोकून होता है उससे सिल्क फाइबर्स जो बनाते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वो प्रोसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, जिसके कारण सिल्क फाइबर महंगे होते हैं। तो सिल्क फाइबर से जो बनने वाले कपड़े हैं वो बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो अब लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि है तो सिल्क अच्छा, लेकिन उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेयॉन फाइबर्स जो हैं एग्जिस्टेंस में आए। आप बोल सकते हो कि रेयॉन फाइबर को जो है हमारे एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है ना इन्वेंट किया, वो भी इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी कि लार्ज स्केल पे जो है सबसे पहले उन्होंने 1889 में मैन्युफैक्चर किया था रेयॉन फाइबर्स को, ठीक है। तो अपीयरेंस वाइज अगर देखा जाए तो रेयॉन फाइबर्स जो हमारे होते हैं वो कई हद तक सिल्क फाइबर्स जैसे शाइनी होते हैं, ग्लॉसी होते हैं, और इनफैक्ट हम बोलते हैं कि रेयॉन से बनने वाले जो फैब्रिक्स होते हैं, जो रेयॉन फैब्रिक्स होते हैं, वो थोड़े से बेटर ही होते हैं सिल्क फैब्रिक से। बेटर मतलब कि पहली बात तो वो सस्ते होते हैं तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, प्लस हम बोलते हैं कि थोड़े से मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिल्क के जो कपड़े होते हैं ना वो थोड़े से डेलिकेट होते हैं, बहुत जल्दी उसमें कीड़ा लग जाता है, हाई मेंटेनेंस होते हैं, महंगे होते हैं। लेकिन अगर हम रेयॉन फैब्रिक्स की बात करें तो अपीयरेंस उनका सिल्क फैब्रिक जैसा ही होता है, प्लस हम बोलते हैं कि थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर के वो बेटर हैं और सब कोई उन्हें अफोर्ड कर सकता है। किसको? रेयॉन फाइबर से बने हुए फैब्रिक्स को। तो रेयॉन और सिल्क के बीच में क्या कनेक्शन है वो हमें समझ में आया। अब जब हम बात करेंगे एक्रेलिक फाइबर्स के बारे में, तो एक्रेलिक फाइबर्स का जो कनेक्शन है वो आपको किसके साथ मिलेगा? वूल से मिलेगा, यानी कि वुलन फाइबर से मिलेगा, ऊन के साथ मिलेगा। रेयॉन का कनेक्शन था सिल्क के साथ, एक्रेलिक का कनेक्शन है किसके साथ? वूल के साथ, ठीक है। तो जिस तरीके से हम सिल्क के लिए कहते हैं ना कि काफ़ी महंगी है, डेलिकेट है और सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वूल की या वुलन थ्रेड्स की या वुलन फाइबर्स की या ऊन से बनने वाले कपड़ों की, तो ऊन से बनने वाले जो कपड़े होते हैं, यानी कि जो ठंड में विंटर सीजन में पहनने वाले जो कपड़े होते हैं, स्वेटर वगैरह, शॉल्स वगैरह, ये भी काफ़ी जो है ना कॉस्टली होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे कॉस्टली हैं, और अगर कॉस्टली है भी तो हमें करना क्या है? इंडिया में तो जो है ना गिन के 3 से 4 महीने ठंड पड़ती है, तो 3 से 4 महीने की ठंड में जो है ना हम लिमिटेड विंटर क्लोथ्स के साथ जो है ना काम चला सकते हैं। लेकिन ये बात तो केवल इंडिया की है ना। इंडिया में ठंड जो है ना केवल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने पड़ती है। मार्च में तो फिर होली के टाइम पे ठंड काफ़ी कम हो जाती है, तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो हम इंडिया में इन 4 सीजन्स में लिमिटेड विंटर क्लोथ्स के साथ जो है काम चला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे बाकी कंट्रीज़ की, जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर यानी कि 12 महीने जो है ठंड पड़ती है, तो इतने लंबे पीरियड के लिए हर साल 12 महीने अगर ठंड पड़ रही है तो उनके पास तो विंटर क्लोथ्स ही ज़्यादा होने चाहिए, उनको समर क्लोथ्स तो लगने नहीं वाले हैं। तो अगर 12 महीने किसी कंट्री में ठंड पड़ रही है, विंटर सीजन आ रहा है,
तो वहाँ पे विंटर क्लोथ्स की ज़रूरत भी उतनी ही पड़ेगी। और अगर विंटर क्लोथ्स की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी, इसका मतलब क्या कि वहाँ पे जो वूल सप्लाई है ना, वो ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हो कि ऊन भी एक ऐसा आप बोल सकते हो कि फाइबर है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जो है ना रूल करता है। अगर सिल्क रूल करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, तो वूल भी आप बोल सकते हो कि रूल करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। ऊन का भी उतना ही डिमांड है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि इंडिया में 4 महीने ठंड पड़ रही है तो केवल जो है ना ऊन इतनी फेमस नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भले फेमस ना हो, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ वगैरह गिरती है, वहाँ पे ऊन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए पहले तो केवल भेड़ से जो है ना ऊन को ऑब्टेन किया जाता था। भेड़ के जो फर होते हैं उनसे जो है वुलन फाइबर्स जो होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते थे। अब इसके बाद में तो जो कैमल्स होते हैं, ऊँट वगैरह होते हैं, उनके बॉडी हेयर से भी जो है ना वुलन फाइबर्स जो है ऑब्टेन किए जाने लगे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ानी ही पड़ेगी। सप्लाई अगर बढ़ानी है तो कुछ अलग अलग तरीक़ों से जो है ना प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ऊनी कपड़े जो होते हैं, जो विंटर क्लॉथ्स होते हैं, वो थोड़े से महंगे हो जाते हैं। अब वही वाली प्रॉब्लम आ गई जो कि सिल्क के साथ थी कि सिल्क भी महंगा, ऊनी कपड़े भी महंगे। तो सिल्क का तो एक सब्स्टिट्यूट आ गया है रेयॉन, तो ऊन का भी तो कोई सब्स्टिट्यूट आना चाहिए ना। तो ऊन का सब्स्टिट्यूट क्या है हमारा, यही एक्रेलिक फाइबर्स। कैसे, तो देखो इधर पे, एक्रेलिक भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर ही है। एक्रेलिक फाइबर इज मेड फ्रॉम अ पॉलीमर कॉल्ड पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। हमने पढ़ा है कि भाई हमारे जो भी फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह, चाहे वो रेयॉन हो, नायलॉन हो, पॉलिएस्टर हो, सभी फाइबर्स कैसे बनते हैं, कोई ना कोई पॉलीमर से बनते ही हैं। तो सिमिलरली हमारा जो एक्रेलिक फाइबर है वो किससे बनते हैं, पॉलीमर से, और उस पॉलीमर का नाम क्या है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो अगर इस वर्ड को हम डिवाइड करें तो एक वर्ड मिलेगा हमको पॉली और एक वर्ड हमको मिलेगा एक्राइलोनाइट्राइल। यानी कि आपके पास बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, पॉलीमर किससे बनता है भाई, मोनोमर से बनता है ना। तो आपके पास बहुत सारे क्या है, मोनोमर्स हैं, और इन मोनोमर्स का नाम क्या है, इन रिपीटिंग यूनिट्स का नाम क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। क्या नाम है, एक्राइलोनाइट्राइल। चाहो तो यहाँ पे लिख दो, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ACRY ACRY ACRY। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब एक्राइलोनाइट्राइल की मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। और ये सभी मोनोमर्स आपस में आप बोल सकते हो कि जॉइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और जॉइन होने के बाद में लॉन्ग चेन्स या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देते हैं। तो इन बड़े मॉलिक्यूल्स या लार्ज चेन को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। अब क्योंकि ये सभी मोनोमर्स जो हैं वो किस उसकी बनी हुई हैं, ये कौन से मोनोमर्स हैं, एक्राइलोनाइट्राइल हैं। तो यानी कि बहुत सारे एक्राइलोनाइट्राइल मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं। तो उस पॉलीमर का नाम क्या पड़ जाएगा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। जैसे कि हमने पॉलीएस्टर में पढ़ा था कि बहुत सारी एस्टर 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 हैं, तो पॉलीमर का नाम क्या पड़ गया, पॉलीएस्टर। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे एक्राइलोनाइट्राइल हैं, तो पॉलीमर का नाम क्या पड़ जाएगा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। और इसी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमर की हेल्प से क्या बनता है, एक्राइलिक फाइबर बनता है। सॉर्टेड। चलो, मोनोमेरिक यूनिट्स एक्राइलोनाइट्राइल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीमर थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस जिसके हेल्प से मोनोमेरिक यूनिट्स यानी कि जो हमारे मोनोमर्स हैं वो कंबाइन होके पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो अगर आपको नाम याद हो सकता हो तो कर लेना। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम इतने बार पॉलीमर वर्ड पढ़ रहे हैं, इतने सारे फाइबर्स हम पढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पॉलीमराइजेशन वर्ड जो है ना याद हो ही जाएगा, क्योंकि पॉलीमर तो आपको याद रखना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको पॉलीमर याद हो रहा है वर्ड, तो मोनोमर से पॉलीमर बनने वाली जो प्रोसेस है उसका नाम भी याद रख लो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। एक प्रोसेस जिसके हेल्प से पॉलीमर बनता है थ्रू मोनोमर्स, उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इट इज़ अ वूल लाइक फाइबर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिल्क का लोकलाइक रेयॉन और वूल का लोकलाइक कौन, एक्राइलिक फाइबर। ठीक है, इट इज़ अ वूल लाइक फाइबर, इट इज़ सॉफ्ट एंड वार्म। अब अगर हम वूल का लोकलाइक कह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सॉफ्ट तो होगा, वार्म तो होगा, है ना। वूल कैसी होती है, ऊन कैसी होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, काफ़ी गर्म होती है, सॉफ्ट होती है, इसीलिए तो इससे हम ऊनी कपड़े बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं, सॉक्स वगैरह बनाते हैं, टोपा बनाते हैं। तो इसीलिए जो एक्रेलिक फाइबर है ये भी वूल फाइबर की तरह सॉफ्ट होता है और वार्म होता है।
ड्यू टू इट्स वूल लाइक फील एक्रेलिक फाइबर इज ऑफन यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वूल, क्योंकि इसका फील जो है एक्रेलिक फाइबर का वूल जैसा होता है, ऊन जैसा होता है, इसलिए इसको हम कई बार वूल के सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ करते हैं ना। मार्केट में हम जाते हैं तो दो शॉप्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक शॉप जो है ना शोरूम टाइप की है, वहाँ पे जब हम ऊनी कपड़े खरीदने जाते हैं तो 1000-2000 रुपये का जो है ना एक स्वेटर आता है। और वहीं अगर हम उसके पड़ोस वाली दुकान पे गए जो कि छोटी सी एक शॉप है, वहाँ पे अगर हम स्वेटर खरीदने जाते हैं तो 300-400 के रेट में हमें स्वेटर मिल जाते हैं। तो हमको लगता है कि वो जो शोरूम वाला शॉपकीपर है वो तो हमें लूट रहा है, इतने महंगे स्वेटर दे रहा है, ये देखो इनकी क्वालिटी बेटर है और 300-400 रुपये में जो है अपना काम हो जाएगा। तो वो जो 300-400-200 के जो स्वेटर आते हैं ना, वो बेसिकली एक्रेलिक फाइबर के बने होते हैं, वो प्योर वुलन फाइबर्स नहीं होते हैं, है ना। आपने नाम सुना होगा पश्मीना वगैरह, है ना। तो ये पश्मीना ऊन जो होती है उसके स्वेटर बनते हैं, उसके शॉल बनते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि सब्स्टिट्यूट की तरह कई बार यूज़ किया जाता है एक्रेलिक फाइबर को। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज जैसे कि शीप वगैरह, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो एक्रेलिक को हम सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक्रेलिक को तो हम बना रहे हैं ना, तो बनाने वाली जो प्रोसेस होती है वो सस्ती पड़ जाती है, आसान हो जाती है, इसलिए वो सस्ता है। एक्रेलिक की अगर हम बात करें तो ये लाइट वेट होते हैं। एक्रेलिक रिटेन्स इट्स शेप्स, रेजिस्ट श्रिंकेज एंड रिंकल्स। तो बेसिकली अपना शेप जो है रिटेन रखता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जब नए हैं, एक भी बार जब धुले नहीं, जब उनको हमने वॉश नहीं किया है तब तक तो वो बढ़िया होते हैं, प्रॉपर हमको फिटिंग के होते हैं, और जैसे ही एक वॉश हमने उनको दिया, एक बार उनको धोया, धोने के बाद में वो कुछ इस तरीके से श्रिंक होते हैं कि जो है ना पाँव से छोटे हो जाएंगे, हाथ से छोटे हो जाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है, कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं कि जितने बार आप धोगे उतने बार वो श्रिंक होते ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे अपने एक्रेलिक फाइबर्स की, मोस्टली हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, रेयॉन हो, नायलॉन हो, जो भी हो, वो सब उनकी मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि ना ये श्रिंक नहीं होते हैं, रिंकल्स भी इनमें कम पड़ते हैं और ये श्रिंक भी नहीं होते हैं। कॉटन के कपड़े सबसे ज़्यादा श्रिंक होते हैं। फिर इट कैन बी डाइड वेरी वेल, इनको बहुत आसानी से जो है ना डाई किया जा सकता है अलग अलग कलर्स में, तो आपको कई सारे शेड्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक्रेलिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ऑब्वियस सी बात है, हम सिंथेसाइज कर रहे हैं कोई चीज़, तो सिंथेसाइज जब हम करते हैं किसी चीज़ को तो हमारे ऊपर रहता है कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसमें डालना चाह रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं और लंबे समय के लिए चल जाते हैं, टिकाऊ होते हैं बेसिकली। एक्रेलिक अब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर सो इट हैज़ क्विक ड्राई क्वालिटी, यानी कि ये भी पानी अब्जॉर्ब कम ही करते हैं, जैसे कि हमने उसकी में पढ़ा था पॉलिएस्टर में और नायलॉन में भी हमने पढ़ा था, है ना। वैसे ही एक्रेलिक फाइबर से बने हुए जो फैब्रिक्स होते हैं वो पानी कम अब्जॉर्ब करते हैं, तो जब आप उनको वॉश करते हो तो पानी ऊपर ऊपर रहता है, तो ऊपर ऊपर का पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। एक्रेलिक फाइबर्स आर रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड मोस्ट केमिकल्स और मॉथ वगैरह से ये जो है ना रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, हमने ये चीज़ नायलॉन और पॉलिएस्टर में भी पढ़ा था, है ना, कि कई बार आपने देखा होगा कि सिल्क के कपड़े पहन लिए, अब उसमें जो है ना परफ्यूम छिड़क लिया। अब परफ्यूम क्या है, बेसिकली केमिकल ही तो होता है, तो छिड़कने के बाद जहाँ भी आपने कपड़े पे छिड़का है सिल्क के कपड़े पे, वहाँ पे एक बड़ा सा पैच बन जाता है ना। और सिल्क के कपड़ों के साथ तो ये मुसीबत रहती है, जो प्योर सिल्क के रहते हैं, कि आप उनको वॉश नहीं करते हो, आपको उनको ड्राई क्लीन करना पड़ता है, यानी कि वही वाली बात हो गई कि हाई मेंटेनेंस होते हैं, है ना। कॉटन के कपड़ों के भी बोलते हैं कि हैंड वॉश करो, मशीन में मत डालो, गर्म पानी से धो, ये करो वो करो, वो सारी झंझट रहती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने सिंथेटिक फाइबर्स की, तो ये बढ़िया होते हैं और ना इनमें कीड़े लगते हैं और इनमें केमिकल्स भी जो है ना इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, डैमेज नहीं कर पाते हैं। एक्रेलिक ऑफर्स अ लेस एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव टू नेचुरल वूल। The clothes made from acrylic are relatively cheaper but more durable than those made from natural wood. तो वही कंपैरिजन वाली बात है कि नेचुरल वूल से ये कई हद तक एक्रेलिक फैब्रिक्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं, सस्ते होते हैं, प्लस ड्यूरेबल होते हैं। Many of the sweaters which the people wear in winter and the shawls and blankets which people are actually using are not made from natural wool, though they appear to be made from wool. मैंने आपको बताया ना कि हम दो शॉप्स पे गए स्वेटर खरीदने, एक पे मिल रहा है 2000 का, एक में मिल रहा है 200 का, तो हमको लगता है ये शोरूम है, शोरूम का खर्चा निकाल रहा है, बेवजह जो है ना महंगे स्वेटर दे रहा है, हम तो 200 रुपये वाले स्वेटर पहनेंगे। तो वो जो 200 रुपये वाले स्वेटर होते हैं वो एक्रेलिक फाइबर के ही बने होते हैं, और जो शोरूम्स में मिलते हैं महंगे महंगे स्वेटर्स वो प्योर वूल के होते हैं। दे आर मेड एज
और बेसिकली ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, मैन मेड होते हैं। एक्रेलिक फाइबर इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, स्पोर्ट्स वेयर वगैरह, सॉक्स, फर्निशिंग फैब्रिक्स, कारपेट्स, और हम बोलते हैं कि बूट्स और ग्लव्स बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्वेटर है और ये शॉल है, तो देखने में तो लग रहा है कि हाँ ऊन से ही तो बना है, लेकिन ये नेचुरल वूल नहीं है, ये है एक्रेलिक फाइबर से बने हुए स्वेटर्स एंड शॉल्स। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। इसी सेशन के साथ हमने अपना जो लास्ट टाइप का सिंथेटिक फाइबर है वो हमने कवर कर लिया है, जो कि है एक्रेलिक फाइबर। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम अपने इस चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, और सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।